हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं उसका सी प्रोग्राम बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका सी प्रोग्राम बनाया था और उस प्रोग्राम में ही हमने चेंजेस कर करके देखा था कि आउटपुट में क्या चेंजेस होते हैं। और उस प्रोग्राम में हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम जो एंटर किया था, जो स्कैनफ फंक्शन है जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके थ्रू एंटर किया था। तो आज का जो हम प्रोग्राम बनाएंगे दो नंबर को ऐड करने का, उसमें हम देखेंगे कि बिना स्कैनफ की हेल्प के हम इनपुट कैसे दे सकते हैं। तो इसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि जो दो नंबर हैं जिनको हमें ऐड करना है वो किस टाइप के हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो दो नंबर हैं वो इंटीजर वैल्यू लेंगे, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं होता, या रियल वैल्यू टाइप के होंगे, मतलब जिसमें पॉइंट होता है, या फिर एक इंटीजर और एक रियल टाइप का होगा। तो जो भी दो नंबर हमें ऐड करने हैं उनके बारे में हमें कंपाइलर को पहले बताना पड़ता है। तो बताने के लिए जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो हमें जैसे मान लीजिए अभी दो इंटीजर टाइप के नंबर को ऐड करना है, तो मैंने लिखा इंट। अब जो दो नंबर ऐड करने हैं उनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि जैसे आपने लिख लिया ए बी या 1 2, या मैं लिखूँ नंबर 1 नंबर 2। मैंने जैसे यहाँ लिखा नंबर 1, ये पहला नंबर है। पहले हम अभी दो नंबर इंटीजर टाइप के देखेंगे, फिर इसी प्रोग्राम में बाद में चेंज कर लेंगे, एक इंटीजर एक फ्लोट रख लेंगे और फिर बाद में चेंज कर लेंगे दोनों फ्लोट। तो एक बार के लिए हम इंटीजर टाइप के दो नंबर को डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने नाम दे दिया यहाँ num2। तो ये दो नंबर मैंने डिक्लेयर कर लिए। अब एक तरीके से जो आप ये नाम देते हो, तो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि ये डिक्लेयर करने से क्या होता है कि कंपाइलर हमारे लिए इन दो नंबर के लिए कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस बुक कर देता है। तो एक्चुअली में जो ये नंबर 1 और नंबर 2 है, ये क्या है, वो उस मेमोरी लोकेशन के नाम है जहाँ पे इन नंबर्स को हम स्टोर करने वाले हैं। तो अब ये आपने दो नंबर डिक्लेयर कर दिए। अभी मैंने बोला था कि जो ये प्रोग्राम बनाएंगे बिना स्कैनफ फंक्शन की हेल्प के बनाएंगे। जो लास्ट लेक्चर में बनाया था उसमें हमने जो इनपुट दिए थे वो स्कैनफ फंक्शन की मदद से दिया था। इस प्रोग्राम को पहले हम बिना स्कैनफ की हेल्प से करेंगे। तो बिना स्कैनफ की हेल्प से करने के लिए इनको जब डिक्लेयर किया उसी टाइम पे हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज का मतलब होता है उसमें क्या जो वैल्यू क्या आएगी उसको बता देना हाथों हाथ। जैसे मान लो मुझे दो नंबर को ऐड करना था, तो जो पहला नंबर था उसकी वैल्यू थी 8 और जो दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू है 12। तो जो ये दो नंबर हैं इन दोनों को हमें ऐड करना है सी प्रोग्राम के थ्रू। तो ये हमने इनको डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब जब दो नंबर को हमने बता दिया कि ये दो नंबर हैं, इनको ऐड करना है, तो अब हमें क्या करना है, इनका सिर्फ सम ही तो करना है। तो अब सम करना है तो एक थर्ड वेरिएबल की आपको ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप इनका एडिशन स्टोर करोगे। और अगर आप नहीं चाहते एक और वेरिएबल स्टोर करना, तो उसका भी एक सिंपल तरीका है, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही डिस्प्ले करवा लो। मान लीजिए आप स्टोर करना चाहते ही नहीं हो, उसकी वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ही मैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा लूँगी। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ सम ऑफ टू नंबर्स इज, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके रिस्पेक्टिव उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है। और जैसे इंटीजर के लिए %d होता है, रियल नंबर के लिए %f होता है, और कैरेक्टर के लिए %c होता है, और डबल नंबर जिनमें मतलब डेसिमल के बाद में जो फ्लोट नंबर होते हैं उनमें तो सिर्फ 2 ही पॉइंट को स्टोर करके रखता है। डेसिमल के बाद में 2 ही नंबर तक स्टोर करेगा, जबकि आप अगर डबल लेते हो तो उसका प्रिसीजन इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए होता है LF। अभी हमारे यहाँ नंबर हैं दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, तो मैं यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगी। अब डबल कोट से बाहर आके कौन से आपको क्या करना है, इनका सम प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ num1 प्लस num2।
ये इसको हमने अभी क्या करेगा, num1 और num2 की वैल्यू को ऐड करेगा। जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की होगी, उससे क्या होगा, परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर है उस इंटीजर वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। अब गेट ch लगा देते हैं। गेट ch के लिए मैंने आपको बताया था ये किस लिए होता है। एक्चुअली में इसका काम तो एक कैरेक्टर लेना होता है, तो जब तक आप कैरेक्टर नहीं देते हो तब तक ये आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अब मैं इसी देखती हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो वार्निंग भी 0 आ रही है और एरर भी 0 आ रही है। तो ये रन हो गया और लिखा हुआ आ रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 20। अब इसको बिना स्कैनएफ की हेल्प के करने का ये फायदा तो हो गया कि आपने वो नहीं लगाना पड़ा, फंक्शन नहीं लिखना पड़ा। पर इसका एक नुकसान है कि जब भी आपको ये जो 2 नंबर ऐड करने हैं वो नंबर फिक्स हो गए, मतलब जब भी इसको रन करोगे आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 20 ही आएगा। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है, जो आउटपुट अभी आ रहा है वही दिखना चाहिए, पुराना वाला आपको नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम CLR SCR फंक्शन लगाते हैं। वो लगा देती हूँ। यहाँ CLR SCR का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कंसोल new.s हेडर फाइल में डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये 2 नंबर ही रहेंगे जिनको हमेशा, और यही आंसर आपका आएगा। पर आपको चाहिए कि 2 दूसरे नंबर को मुझे ऐड करना है। तो अगर आपको उनको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार प्रोग्राम में जाके इन नंबर्स को आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आपका आउटपुट अलग आएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 24 और यहाँ लिख दिया मैंने 2 ही, मान लो 2। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 26। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 अलग नंबर को ऐड करवाना है तो हर बार प्रोग्राम में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। जो हमने ऐसे इनपुट दिया है इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पे इनपुट देना। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे थे तब हमें इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू पता थी कि नंबर 1 में 24 है और नंबर 2 में क्या है, 2 है। और जब आप दूसरा तरीका क्या है इनपुट लेने का, स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू। तो स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, रन टाइम पे इनपुट लेता है। क्यों? जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तब हमें इन 2 वेरिएबल्स में क्या वैल्यू स्टोर है उसके बारे में नहीं पता होता। वो वैल्यू हम रन टाइम पे ही स्टोर करवाते हैं। जैसे इसी को मैं चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं इनको इनिशियलाइज नहीं करूँ, सिर्फ डिक्लेयर कर देती हूँ और स्कैनएफ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था printf, जो भी आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो इस printf में लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार printf। ये लाइन आप नहीं भी लिखते हो तो भी आपका आउटपुट प्रोग्राम रन होता है। पर जब आपका आउटपुट स्क्रीन आती है तो सिर्फ वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है, तो आपको पता नहीं होता कि करना क्या है। तो आपको अगर ऐसे डिस्प्ले करवाना है एंटर 2 नंबर, तो आप ये लिख सकते हो, printf फंक्शन यूज में ले सकते हो। ये आपने 2 नंबर्स के लिए लिख दिया। अब आपको जो नंबर लेना है वो हम स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू लेंगे। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कभी भी ये सारे जो लेटर्स लिखे हैं स्मॉल में लिखे हैं, सिर्फ डबल कोट्स में जो लिखा है उसके अलावा। printf फंक्शन का p स्मॉल हम सारे स्मॉल में ही रहेगा, स्कैनएफ में भी हमेशा स्मॉल में ही रहेगा। और यहाँ पे एफ और जो ये ब्रैकेट ओपन किया है पैरेंथेसिस, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अब हमें 2 नंबर लेने हैं, किस टाइप के लेने हैं, इंटीजर टाइप के लेने हैं। तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाऊंगी %d। अगर 1 नंबर लेना होता तो मैं एक बार फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाती, पर मुझे 2 नंबर इंटीजर टाइप के ही लेने हैं तो इसलिए मैं 2 बार फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा रही हूँ। अब डबल कोट से बाहर आके कोमा लगा के हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ num1। इसका क्या मतलब है कि जो आपने पहला नंबर एंटर किया है वो num1 के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। अगर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाते हो तो एरर नहीं आती, पर आपका आंसर भी सही नहीं आता है, क्योंकि जो आपने नंबर एंटर किया है वो नंबर 1 पे का जो स्पेस आपने बुक किया था वहाँ स्टोर नहीं हुआ है, और उस नंबर 1 को सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू असाइन कर दी है
जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होती है और उसी को हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। तो आपका आंसर तो गलत नहीं आएगा पर आंसर भी सही नहीं आएगा। ये चेंजेस मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें बता दिया था। अब 2 नंबर लेने हैं तो दूसरा नंबर जो एंटर करोगे वो कहाँ चला जाए, num2 के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। अब 2 नंबर बता दे, इसमें आज दूसरा नंबर डालोगे वो num2 पे चला जाएगा। जब नंबर आ गए तो तीसरा काम आपका क्या होता है, उनको सम करवाना। तो आप अभी देखा था कि अगर आप उसको स्टोर नहीं करवाना चाहते, सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो ये लाइन आपकी लिखी हुई है, आपको तीसरा वो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोग्राम सफिशिएंट है। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। देखो अब ये आपसे पूछ रहा है एंटर 2 नंबर्स। अगर ये लाइन आप नहीं भी लिखते तो सिर्फ आपका कर्सर यहाँ स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा होता तो आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो ये लाइन रीडेबिलिटी के लिए अच्छी होती है, तो प्रिंट अप में हमें लिख देना चाहिए जो भी हमें काम करना है। तो हमें 2 नंबर एंटर करवाना है, तो कोई भी, अब इसका फ़ायदा क्या है कि रन टाइम पे ही आपसे इनपुट लेता है। तो आप कोई भी 2 नंबर जो एंटर करना चाहते हो वो 2 नंबर आप एंटर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने किया 88 पहला नंबर, दूसरा नंबर कर दिया 44। अब क्या आंसर आता है देखो 132, और यही आंसर आपका बनता है। और आपने CLR SCR लगाया था तो उससे स्क्रीन क्लियर भी हो गई है। लास्ट जो रन था उसका आउटपुट नहीं आया। तो इससे क्या हुआ, आपका आउटपुट आपको डिस्प्ले हो गया। पर आप चाहते हो कि ये सिर्फ डिस्प्ले हो गया, कहीं स्टोर नहीं हुआ है, तो आप चाहते हो इसको कहीं हम स्टोर भी करें, तो आप एक तीसरा वेरिएबल आपको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिक्लेयर करो, मैंने मान लीजिए तीसरा नंबर का नाम वेरिएबल का नाम दे दिया सम। नंबर का नाम आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने लिख दिया सम। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये आपने इसको कर दिया और इसमें चेंज कर दो सम ऑफ 2 नंबर इज %d। और अपने सम कहाँ स्टोर कर दिया आपने, सम नामक वेरिएबल में आपने इसको स्टोर कर दिया है। और जैसे आपका कर्सर अभी एंटर 2 ध्यान दिया हो तो एंटर 2 नंबर लिख के जस्ट उसके बाद में ही ब्लिंक हो रहा था। आप चाहते हो जो आप नंबर एंटर करो वो न्यू लाइन में करो, नई लाइन में, तो यहाँ पे आप /n लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका कर्सर नई लाइन पे चला जाएगा, कोई एरर नहीं है। अब 2 नंबर देखो कर्सर आपका नई लाइन में ब्लिंक कर रहा है, तो मैंने किया 23 और कर दिया 7, कितना आता है 30। देखो आपका आंसर आ गया सम ऑफ 2 नंबर इज 30। अभी 30 आपका सम वाले वेरिएबल में स्टोर भी हो गया है। तो ये था कि हम बिना स्कैनएफ की हेल्प के कैसे करते हैं और स्कैनएफ की हेल्प से कैसे करते हैं। तो स्कैनएफ का फ़ायदा है कि आप जो कोई भी 2 नंबर को कर सकते हो क्योंकि ये रन टाइम पे इनपुट लेता है। जबकि अगर आप स्कैनएफ की हेल्प नहीं लेते हो तो आपको कंपाइल टाइम पे ही उनको नंबर देना पड़ता है। यहाँ पहले ही आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो ये नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो 2 कोई अलग नंबर को ऐड करना होगा तो आपको प्रोग्राम में जाके चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। अब मैंने बताया था कि ये तो आपने 2 नंबर इंटीजर टाइप के किए। अब मान लो आप 2 नंबर फ्लोट टाइप के करते हो, मतलब दोनों जो है रियल, मतलब जिसमें पॉइंट होता है। तो ये मैंने नाम तो मैं यही रखूँगी, यहाँ पे क्या कर दूँगी, दोनों फ्लोट टाइप के हैं तो मैं यहाँ पे कर दिया फ्लोट। अब आपका जो सम होगा वो भी किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा। जाहिर सी बात है 2 डेसिमल नंबर होंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी डेसिमल में आएगा। अब यहाँ पे फ्लोट नंबर के लिए जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %f होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करने पड़ेंगे और कोई कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे जो सम होगा वो भी फ्लोट में होगा, तो आपने यहाँ चेंज कर दिया %f। 0 एरर, रन। अब आपको 2 नंबर एंटर करने हैं, जिसमें लिखा 23.54 पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर कर दिया 11 समथिंग कुछ भी। तो देखो आपका नंबर आ गया 23 में आप ऐड करोगे 11 तो यही आएगा आपका आंसर। तो ये इसका क्या है, इसमें आपका पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी स्टोर हो जाती है। तो ये था आपका, अगर दोनों नंबर ये आपके फ्लोट टाइप के हैं। अगर अब आपका एक नंबर क्या हो, इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का, तो जब एक इंटीजर और एक फ्लोट होगा तो आंसर तो किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो सम वेरिएबल किस में रहेगा, फ्लोट का ही रहेगा। तो एक जो नंबर आपने यहाँ डिक्लेयर किया है
वो आप क्या करो यहाँ पे फ्लोट इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करो इंट num2। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा नंबर किया है। पहला नंबर तो आपने क्या किया है, जो नंबर 1 यहाँ है वो तो फ्लोट टाइप का है, पर जो नंबर 2 है वो इंटीजर टाइप का है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने चेंज कर दिया है। इसके अलावा नीचे वाला इस सम ऑफ टू नंबर में ये %f ही रहेगा, क्योंकि सम जो हमारा वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का ही है। अब इसको हम रन करते हैं, कंपाइल। क्या हुआ, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। देखो जब भी आपकी एरर आती है नॉर्मली वो उससे ऊपर वाला लाइन, अगर सेमीकोलन की एरर है तो यहाँ पे आई थी डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। मैंने क्योंकि num2 के बाद में यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो सेमीकोलन की जो एरर आती है, जो लाइन नंबर मेंशन करता है उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन में वो एरर होती है। अब नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं है। आप रन किया तो पहला नंबर तो आपका किस में था, फ्लोट में ही था। अब मैंने कर दिया 44.54। दूसरा नंबर दे दिया आपने 23। अब आपका आंसर देखो सही आ रहा है, यही आंसर आएगा। तो ये था आपका 2 नंबर, जो एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का, उनको कैसे चेंज करोगे और कैसे काम होगा। तो ये सारा बेसिक था, 1-2 नंबर को कैसे ऐड करते हैं। आपकी एक गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप प्रोग्राम को सेव करो पहले। इसमें मैंने भी नहीं सेव किया, अभी मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो ये तो चालू ही रहेगा, पर अगर आप पीसी पे काम करते हो तो लाइट चली जाएगी, तो आपका प्रोग्राम अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो इरेज हो जाता है, तो आपको सेव करना पड़ता है। तो या तो आपका माउस काम कर रहा हो, अगर माउस काम नहीं करता है तो आप क्या करो, एक बार ट्राई कर लो। यहाँ आज तो माउस काम कर रहा है, अगर माउस काम नहीं करता है तो ऑल्ट के साथ में ALT के साथ में F दबाओगे तो ये वाला आइकन ओपन हो जाएगा, उसमें जाके आप सेव पे क्लिक कर दो या फिर डायरेक्ट F2 प्रेस कर दो। सेव करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा है .cpp। CPP की फुल फॉर्म होती है C++। अभी हम प्रोग्राम किस में बना रहे हैं, C में, तो यहाँ पे आपका CPP की जगह हम लिखेंगे .c और यहाँ नाम आप ये पूरा पाथ रख सकते हो। ये पाथ बता रहा है कि ये C ड्राइव में टर्बो C नाम का एक फोल्डर है, उसमें भी बिन नाम का फोल्डर है और उसमें इस प्रोग्राम का नाम देखो, जो ये नाम है वो नाम यहाँ आ रहा है। तो ये नाम आप ये पूरा पाथ रख भी सकते हो, पाथ को हटा के भी आप नाम दे सकते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ sum.c। अब आपका जैसे ही मैं ओके करूँगी, यहाँ जो आपका जो ये नेम ये है, ये नेम चेंज होके सम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे sum.c है। अब इस प्रोग्राम को आप बाद में रेफर करना चाहते हो तो आप फाइल में जाके, अब आप तो अभी तो ओपन ही है ये, पर बाद में भी कभी चाहते हो तो ओपन करके आप इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।